नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नूपुर सक्सेना और आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। क्या देश की युवा पीढ़ी को सच जानना जरूरी नहीं है? देश की गुलामी से लेकर आजादी की संघर्ष गाथा को पढ़ना जरूरी नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल आखिरकार हम क्यों उठा रहे हैं, तो आपको ये बता दें कि एनसीईआरटी ने 8वीं की सोशल साइंस से बदलाव किया है, जिसमें औरंगजेब, बाबर और अकबर के अब तक पढ़ाए जा रहे किरदार को नए सिरे से लिखा गया है। किताब में उन्हें क्रूर बताया गया है, जिसके बाद पूरा विपक्ष और कुछ संगठन बौखला चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या औरंगजेब, बाबर, अकबर क्रूर नहीं थे? क्या मुगल शासक वास्तव में महान हुआ करते थे? आज चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। किताबों में भी कुछ नए अध्याय जोड़े और घटाए जा रहे हैं, जिससे देश की युवा पीढ़ी इतिहास के काले अध्याय और चरित्र सुनहरे भारत की आजादी के असल नायकों के बारे में पढ़ सके। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस के पाठ 5 की खोज भारत और उससे आगे को इसी सप्ताह जारी किया, जो चल एकेडमिक ईयर के लिए है। एनसीईआरटी के नए किताबों में से ये पहली किताब है जिसमें छात्रों को दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में बताया गया है। इस किताब में कुछ बदलाव भी किए गए हैं और दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में हुए धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण दिए गए हैं। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के इस नई किताब में बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता बताया गया है, वहीं अकबर के सहिष्णुता और क्रूरता के मिश्रण का जिक्र किया गया है। और औरंगजेब के बारे में बात करें तो उसे मंदिर और गुरुद्वारे को तोड़ने वाला बताया गया है। साथ ही गैर मुस्लिम लोगों पर टैक्स लगाने वाला बताया गया है। वहीं इस नई किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को बताने वाले चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, दिल्ली सल्तनत के उत्थान पतन और उसके प्रतिरोध, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों और उनके प्रतिरोध, सिखों के उत्थान पर केंद्रित है। किताबों में किए गए बदलाव के बाद विवाद खड़ा हो, इससे बचने के लिए एनसीईआरटी ने एक तरकीब भी अपनाई है। उसने स्पेशल नोट भी लिखवाया है, जिसमें कहा गया है कि पिछले समय की घटनाओं के लिए आज किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अब किताब में हुए बदलाव के बाद विपक्ष के साथ कुछ संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं 8वीं की किताब में हुए इस बदलाव से पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखिए, दुनिया जानती है औरंगजेब ने मंदिरों को ध्वस्त किया था, तो जो सच्चाई है वह लोगों की आने वाली पीढ़ियों को जानकारी होनी चाहिए। हजारों ब्राह्मणों के जनेऊ उतरवाकर उन्होंने जितना दमन किया था मुगलों ने, उसमें औरंगजेब का नाम तो नंबर 1 के ऊपर है। देखो, मुगलों के चैप्टर इंक्लूड करने का कोई विषय ही नहीं है। विषय है रानी झांसी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, ऐसे वीर सावरकर, इनको इंक्लूड करने की आवश्यकता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश को आजाद कराने के लिए कुछ लोगों ने मुगलों से लड़ा, कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, तभी तो ये आजादी, आज स्वतंत्र भारत के अंदर हम खुले आसमान के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं। विवाद तो ये होना चाहिए कि 70 वर्षों से ये सब बातें हमारी पीढ़ियों को बताई क्यों नहीं गई? क्यों हमें बताया गया कि अकबर दी ग्रेट थे? क्यों नहीं बताया गया कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था? क्यों नहीं बताया गया था कि अकबर ने कहा था कि काफिरों को अपनी तलवार से हमने शांत कर दिया? हमें क्यों नहीं बताया गया औरंगजेब के बारे में? हमें क्यों नहीं बताया गया बाबर के बारे में, बाबरनामा में जिसमें लिखा हुआ है कि लाखों मंदिर तोड़ दिए गए, जैनों का नरसंहार हुआ, बुद्धों का नरसंहार हुआ? क्यों नहीं बताया गया? अगर ये बात आज बताई जा रही है कि वो क्रूर शासक थे, आक्रांता थे, विदेशी थे, तो गलत क्या है? मेरा तो सवाल ये है कि 70 साल से छुपाया क्यों गया? क्यों छुपाया गया? इतिहास के सच्चाई को क्यों छुपाया गया? क्या हमारे बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को, या जो 70 साल में गुजर गए जैसे मैं ही हूं, मुझे ये जानने का हक नहीं था? क्यों उनके परिदृश्य को अच्छा बताया गया? इससे किसको लाभ हो रहा था और किसको रुझाने की कोशिश थी इनकी? कम्युनलाइज किया जा रहा है। सबसे पहले यह पढ़ाया जाना चाहिए कि बाहर के जो आक्रांता आए, सबके सब सफल क्यों हो गए? भारत का इतिहास पराजय का इतिहास है, जाति व्यवस्था की वजह से। तो जाति व्यवस्था से ज्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। आज मुगल आए या बाबर आए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं पढ़ाया जाओगे तो चीन नहीं हो सकते, अमेरिका नहीं हो सकते। आज भी जाति का जहर इतना अधिक है। पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा।
यानी एक बात तो तय है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर विवाद और गहराएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार रंग रोगन कर जिन मुगलों का इतिहास अब तक पढ़ाया जा रहा था, क्या वो स्याह सच था या फिर सियासी तकरीर लिखकर अब तक गलत इतिहास पढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो बड़ा सवाल है कि क्या आजादी से अब तक पढ़ाया गया इतिहास सच था? क्या मुगलों का महिमा मंडन जरूरी था? क्या इतिहास की किताबों से भारत के वीर योद्धा और शासकों के बारे में इस देश का युवा उतना ही जानता है जितना मुगलों के बारे में जानता है? खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विशेष में। कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आशीष कोटदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ शिक्षाविद सुधीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सूर्य विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ममता जी आपसे ही है, अचानक ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि सिलेबस में बदलाव करना पड़ा? ये कितना जरूरी था? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और वंदे मातरम, जय हिंद। अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं अपने बचपन की चीज बताना चाहती हूँ। मैं वो बच्ची या उस कैटेगरी में गुजरे जिसमें हमें बताया गया कि भारतवर्ष की खोज वास्को डी गामा ने की। तो हम घर जाकर पूछते थे कि क्या उससे पहले भारतवर्ष में हम नहीं रहते थे? जिसे हम सोने की चिड़िया कहते थे वो क्या था? अगर हमें किसी बाहर वाले व्यक्ति ने आके खोजा तो हमारा उससे पहले अस्तित्व क्या था? तो जो इतिहास हमें टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया वो एक गुलामी की मानसिकता को आगे चलाते रहने के लिए, और हमारी युवा पीढ़ी अपने ऊपर ही गर्व ना महसूस करने लगे, अपने आप को दबा हुआ ही महसूस करे और वेस्टर्न सोसाइटी को ही अपने से सुपीरियर मांगे, चाहे वो कलर के बेस पे या उनकी इंग्लिश के बेस पे। कहीं ना कहीं एक मानसिकता पैदा कर दी गई कि ना तो तुम्हें किसी साइंस की नॉलेज है, ना तुम्हें कोई चीज आती है। देखो, तुम्हें तो मुगलों ने भी इतनी बुरी तरह हराया है, तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, तो तुम किसी लायक नहीं थे। तो इस सिलेबस को और इन तथ्यों को सुधारने की आवश्यकता है, और आवश्यकता धीरे धीरे जब समाज उठता है तो एनसीईआरटी के माध्यम से वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में देख लीजिए। अगर आज कोई 20 बच्चों का युवा का ग्रुप किसी सड़क से जा रहा हो और उसमें से आप एक बच्चे को बताओ जिसको उस एरिया का रहने वाला हो कि बच्चे, तुम्हारे घर पे तो इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, तुम जितने गरीब अब हो तुम इतने गरीब नहीं थे, तुम तो सोने की चिड़िया कहलाते थे, तुमने तो न जाने कितनी इन्वेंशन कर डाली थी, शून्य की खोज तुमने की, तुम्हारी संस्कृत जो भाषा है विश्व की सबसे पुरानी सबसे अच्छी भाषा मानी जाती है। देखेगा उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, वो उस गुलामी की मानसिकता से बाहर आएगा और वो वापस विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ लेगा। तो इसके माध्यम और यही चीज करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, आशीष जी का रुख कर लेते हैं। अकबर ने 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश दिया था। महिला और बच्चों पर तरह तरह के अत्याचार उसकी तरफ से किए गए थे। अब जब ये बातें बच्चों को पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, तो इसमें गलत क्या है, आपत्ति क्या है आप लोगों को? देखिए, ये प्रथम बार नहीं है। एनसीईआरटी ने कई बार डेलिबरेटली एनसीईआरटी ने बहुत सारे विषयों को अपने पाठ्यक्रम की सूची से निकाला है। पूर्वोत्तर में यदि आप प्रकाश डालेंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के शब्द को हटाया गया। अभी एनसीईआरटी अकबर की बात करती है। मेरा प्रमुख प्रश्न ये है कि जो मुगलों ने यहाँ पर आकर किया है, यदि आप उन्हें आक्रांता मानते हैं, इन्वेडर्स मानते हैं, तो फिर अखंड भारत की आपकी थ्योरी गलत होगी, क्योंकि अखंड भारत की थ्योरी में आपका अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है। यदि वह अखंड भारत का हिस्सा है तो फिर मुगल इन्वेडर्स कहां से बने? मुगल तो इन्वेडर्स हो ही नहीं सकते यदि अफगानिस्तान आपके अखंड भारत का अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार की जो थियरी है, मनगढ़ंत कहानी, ये पूरा आरएसएस का षड्यंत्र है कि किस प्रकार से इस मानसिकता को देश के लोगों के ऊपर थोपा जाए। यदि मुगलों ने यहाँ पर आकर नरसंहार किया है, यदि अकबर ने 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया, लेकिन आशीष जी, सवाल मेरा यही है आपसे कि मुगल आखिरकार कौन थे? आक्रांता थे या महान थे? महान नहीं थे और आक्रांता भी नहीं थे। मैं दोनों पक्षों के उत्तर देने से बचूंगा, क्योंकि आक्रांता थे तो आप अपने अखंड भारत की थ्योरी को स्पष्ट कीजिए। जो अखंड भारत की आपकी थ्योरी है उसमें अफगानिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है।
तो अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो मुगल फिर कहां से हुए आक्रांता? इस प्रश्न का उत्तर किसके पास है? और इसके ऊपर पूरा आर्टिकल छपाता था हिंदू में, यदि किसी के पास उत्तर है तो। और इस प्रकार के मनगढ़ंत चीजों के माध्यम से लोगों के और देश के युवाओं के मस्तिष्क में जिस प्रकार से आरएसएस की विचारधारा का जो ये धूल झोंका जा रहा है, ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है, प्रथम बार नहीं हुआ है। कोविड-19 के दौरान भी आपने कई सारे विषयों को निकाल दिया था, यहां तक कि धर्मनिरपेक्षता का जो चैप्टर था, वो जो शब्दावली थी, शब्दावली को ही आपने रिमूव कर दिया था। ठीक है, इसका मैं जवाब लूंगी ममता जी से, लेकिन इससे पहले हम शिक्षाविद सुधीर सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, क्यों नहीं देश की युवा पीढ़ी को ये बताया जाए कि जो मुगल शासक थे वो क्रूर थे, अत्याचार किए थे, देश में मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, धर्म परिवर्तन कई लोगों का करवाया, नरसंहार किया। ऐसे लोगों को महान कहा जाए या फिर बर्बर और क्रूर? देखिए, इतिहास सही चीजों पर आधारित होनी चाहिए, और सही चीज यह है कि जो मुगल थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। उज्बेकिस्तान में एक फरगना फैली है, फरगना घाटी है, वहीं से बाबर आया था, और वहां उसके बाद उसका परिवार लंबा चला। तो आक्रांता तो थे। बाबर ने बाबरनामा में साफ लिखा है कि वो किस मकसद से भारत आ रहा था, और हत्याएं उन्होंने जम के करी हैं। इसमें गिनती में फर्क हो सकता है, लेकिन हत्याएं उन्होंने बहुत ही बेरहमी से करी। और बाबर के आने से भी पहले तैमूर लंग 1398 में आया था। उसने 3 दिन में दिल्ली में 3.5 लाख उस वक्त आबादी हुआ करती थी, इतिहासकारों के मुताबिक लगभग 90,000 लोगों को 24 घंटे के अंदर कत्लेआम किया था। ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर हैं, तो हमें समझ में आनी चाहिए और इसको तथ्यों पर आधारित तरीके से रखना चाहिए। वो आक्रांता तो थे। अकबर बाबर को कोई किसी को ओन करने की जरूरत नहीं है। ये तथ्य है कि वो आक्रांता थे, और अकबर बाबर का कोई वंशज भारत में नहीं रह रहा है, वो विदेशी थे। ये बड़ी माने साफ गोई से स्पष्ट है ये बात। तो वो चीज हम सबको बहुत ही बखूबी से समझना चाहिए। अभी तक एनसीईआरटी में या विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें इस तरह से क्यों नहीं आई, ये भी मंथन करने की जरूरत है। जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं कि भाई ये क्यों नहीं आई, या रिसर्च पूरा नहीं हुआ था। वो एक मजबूती से ये बात नहीं कहने की स्थिति में थे, आज वो बात कहने की स्थिति में हैं। तो आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन इतिहास से सीख भी जरूर लेने की जरूरत है। दुनिया में कोई भी आक्रांता जहां कहीं जाता है तो वो तलवार के आधार पर, खून करने के आधार पर, लोगों को मारने के आधार पर ही अपने शासन को स्थायित्व देता है, शासन का विस्तार करता है और शासन को मजबूत बनाने की कोशिश करता है। ये मुझे लगता है कि एक वैश्विक तौर पर एक सही बात है। जहां जिस दिशा में जो भी आक्रांता गया है उसने यही किया। ठीक है, ममता जी से जवाब ले लेते हैं अब आशीष जी की बात का। ममता जी, आशीष जी जब उनका ये कहना है कि ये सब कुछ बीजेपी का षड्यंत्र है, आरएसएस अपनी विचारधारा पूरे देश में फैलाना चाहती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हाल अगर मैं बताना चाहूं तो ये वो पार्टी है जिसने देश की लगभग 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं से आर्टिकल 14 और 15 का राइट ऑफ इक्वालिटी ही छीन के रखा, और लगभग 40 से 50 साल। आप कहेंगे कैसे? शाहबानो केस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें अलाउ किया था कि उनको एलिमनी मिलनी चाहिए, उसको राजीव गांधी जी ने कोर्ट में मुस्लिम कट्टरपंथी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, ये कट्टरपंथियों का साथ देते हैं। ये देश के मुस्लिम गरीब महिलाओं या उनके गरीब परिवारों का ध्यान नहीं रखते, उसको ही ओवरटर्न कर दिया। और उसके बाद मोदी सरकार आई जिन्होंने उनकी एलिमनी को वापस शुरू कराने के लिए शुरुआत की और ट्रिपल तलाक को खत्म किया। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और समस्या मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो वो ये है, शुरुआत से कांग्रेस पार्टी एक ही तरह की राजनीति करती है, वो भी कट्टरपंथी की सोच को सहारा देने की। वो अपनी संस्कृति पे गर्व नहीं महसूस करना चाहते। अभी आपने जब इनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आप ये बताइए, जिस समाज ने जजिया दिया हो, जिस समाज ने जोहा किया हो, और जो समाज, जो युवा अपने इतिहास को भूल जाता है, ये बहुत ही फेमस कोट है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, जो समाज और युवा अपने इतिहास को भूल जाता है, समाज उसी की कीमत कई गुना भविष्य में उससे वापस लेता है।
लेकिन हो सकता है उसकी शक्ल बदल जाए, उसका प्रेजेंटेशन बदल जाए। इसलिए इतिहास को सही मायने में बताना भी इन्हें आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा लगता है। आश्चर्य की बात है कि इतिहासविदों पर भरोसा ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एक सेलेक्टिव ब्लाइंडनेस के थ्रू कि हमें उस तरफ नहीं देखना है, हमें ध्यान ही नहीं देना कि हमारी जो संस्कृति थी वो कितनी महान थी, हम कहां से कहां आ गए, हमें कितना लूटा गया। हमें ये लोग चाहते हैं कि भारत का युवा या भारत की जो पीढ़ी है वो गुलामी की मानसिकता यानी कॉलोनी जो मानसिकता है, माइंडसेट, सिर्फ उसके साथ आगे बढ़ती रहे। इसका जवाब भी लेते हैं आशीष जी से। गुलामी की मानसिकता से युवा पीढ़ी को बाहर आप लोग नहीं आने देना चाहते क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भारत सोने की चिड़िया था, अब आपका यदि यही विचार है भारत सोने की चिड़िया था, तो भारत क्या 1947 से पहले अस्तित्व में था कि नहीं? मैं तो देश के संविधान को मानता हूँ। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियरली स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया shall be the union of state. India was not there before 1947. There was a princely state more than 565. मैडम सुन लीजिए 1 मिनट मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन मी। दूसरी बात मैडम, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथियों की पार्टी है। अरे आप भूल गए अपने आइडियोलॉजिकल प्रेडिसेसर वीर सावरकर को, जिन्होंने 1923 में किताब लिखी हिंदुत्व वो इज अ हिंदू, और हिंदुत्व की थ्योरी में कहते हैं कि यहाँ पर यदि रहना है अन्य धर्म के व्यक्तियों को तो मातृभूमि पुण्य भूमि हिंदुस्तान को ही मानना पड़ेगा, मदरलैंड फादरलैंड हॉलीलैंड। उसकी डेफिनेशन से क्रिश्चियंस और हमारे मुस्लिम भाई बहन इसकी परिभाषा में शामिल नहीं होते थे। एंड दैट इज व्हाट ही हैज रिटन इन 1923, और सावरकर की उसी किताब को 1927 में पब्लिश किया गया फिर से। तो ये उसी मानसिक विचारधारा वाले हैं जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वीर सावरकर पैरोल पे बाहर आते हैं और ब्रिटिशर्स हुकूमत का साथ देते हैं। मैडम, देयर इज अ एग्रीमेंट व्हिच हैज बीन साइंड बाय सावरकर एंड ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड। मैडम एक मिनट, I will not take part into any kind of anti-colonial activity. It has been accepted by वीर सावरकर, ideological मुझे जवाब देने का मौका चाहिए। और मैडम अंतिम बात, मैं आ रही हूं आपके पास। सावरकर तो नीडल सस्पिशियस थे। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी के असैसिनेशन में ही वॉज इन्वॉल्व। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट है। तो मुद्दों को भटकाने का काम मत करिए। कट्टरपंथी कौन है, मुगलों के साथ कौन है कौन नहीं है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है ममता जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर मैं सुधीर जी का भी रुख करूंगी। हाँ जी नूपुर जी, मैं इनसे ये कहना चाहती कि जो इन्होंने मुस्लिम महिलाओं का हाल किया उस पर इन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं बोला। आप गौर से सुनिएगा, ये लेटर्स या अपनी पढ़ी पढ़ाई जो स्क्रिप्ट है उसको बोल रहे हैं, पर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो उन्होंने 2 दर्जे का व्यवहार किया, इमरजेंसी में संविधान पलट देते हैं। और जब इनका 400 पार आ जाता है, राजीव गांधी जी की सिर्फ अकेली एक ऐसी सरकार थी जिसने आज तक 400 पार पाया है, 414 सीट पाई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल दिया। सोचेगा इनकी सोच क्या है। जब मन करेगा हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदल देंगे, जब हमारा मन करेगा हम संविधान को रोक देंगे, हम इमरजेंसी लगा देंगे। इनकी ये सोच बताती है, करने को गौर से सोचिएगा। आपने देश के मुस्लिम समाज को ये इंश्योर किया कि वो आगे ना बढ़े, उनका कोई डेवलपमेंट ना हो, उनका कोई विकास ना हो, और ये इतने अच्छे से इंश्योर किया कि 40 साल तक चलाया उसको। ठीक है, सुधीर जी का रुख कर लेते हैं। सुधीर जी, इतिहास में भारत पर लंबे समय तक मुगलों ने राज किया, शासन किया, कई बुरे कार्य किए, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। भारत की संस्कृति पर भी कहीं ना कहीं मुगलों का प्रभाव पड़ा है, लेकिन इस तरह से इतिहास में बदलाव करके लोगों की मानसिकता और विचार में क्या बदलाव आने की उम्मीद है? देखिए, किसी के विचार से अगर भारत बदलता तो आज भारत का ये जो रूप है वो नहीं रह पाता। बदलने की भरपूर कोशिशें हुई, सारे सब कुछ हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। भारत की भूमि में कुछ तो ऐसी है जो ये चीजें बदलती नहीं। ये पाकिस्तान के जो फिलोसोफर थे, संस्थापक इकबाल, अल्लामा इकबाल का ये कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो ये इस देश में कुछ ऐसा है कि वो चीजें नहीं बदलती, लेकिन यस, हमें उससे एक शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जरूर इतिहास को हमको जानना चाहिए था। ये आंख बंद करके कि हम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये भी कहीं न कहीं एक तरह से बेईमानी है। हकीकत से आंख बंद करना है। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं आगे, वो चीन से है या पाकिस्तान से है, तो वो उसमें भी ये एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अपने पॉलिसी को बनाने के चक्कर में कि भाई हमें कहीं भी लिबरल नहीं होना है। जहां
की जरूर दिखानी है। इतिहास हमें यही सिखाती है। यस, जिस तरह से कत्लेआम उन्होंने किया, हम कहीं भी जीतेंगे, हम कत्लेआम नहीं करेंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति वैसी नहीं है और नहीं हमें ऐसा सिखाती है। लेकिन हम अपने लोगों का कत्लेआम भी नहीं होने देंगे। ये इतिहास से हमें सीखना है। और इतिहास ये बताता है कि जब केंद्रीय शक्ति भारत में कमजोर जब होती है थी, तो उस समय आक्रांता आ जाते थे। तो हमें एक केंद्रीय शक्ति के तौर पर देश को मजबूत रखना है आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए, और इतिहास से निश्चित तौर पर हमको सीख लेने की जरूरत है। बिल्कुल, इतिहास से सीखने की जरूरत है और यही वजह है कि इतिहास को सही ढंग से बच्चों तक पढ़ाया भी जाना चाहिए। आशीष जी का रुख कर लेते हैं। बाबर नरसंहार के बाद खोपड़ियों के टावर बनाकर गर्व महसूस करता था। औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों, स्कूलों को नष्ट किया था। अब जब मुगलों का ये डार्क साइड एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा तो इससे दिक्कत क्यों है? षड्यंत्र की बात इसमें कहां से आ जाती है? देखिए मैडम, अवश्य पढ़ाना चाहिए। हम इसके पक्ष में ही है कि जो इतिहास में घटनाएं घटित हुई है, जितने नरसंहार हुए हैं और हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति को, हमारे सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज थे उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया, उन सारी चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसके तो पक्ष में हम छात्रों के। लेकिन जब आप बड़े षड्यंत्रकारी रवैये से, ये प्रथम बार नहीं है, जिस प्रकार से मैंने रेखांकित किया कि इसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हो, धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात हो, अभी इनके बीजेपी के महासचिव कहते हैं कि भारतीय संविधान में से धर्मनिरपेक्षता शब्द को निकाल दीजिए। तो ये इनकी कॉलोनियल मेंटालिटी को दिखाता है कि दीज पीपल आर रियली द विक्टिम ऑफ द कॉलोनियलिज्म, कि जिनका यही है कि संविधान नहीं होना चाहिए। यदि ये संविधान की दुहाई दे रहे थे, हमने आपातकाल लगाया, राहुल जी ने बड़े पब्लिकली रूप से इस बात को स्वीकृत किया कि वो आपातकाल वाज एन ब्लंडर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन आप पिछले 14 साल से हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल है, संवैधानिक एजेंसियों का आपने क्या हाल करके रखा है वो पूरा देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार आपको ललकारा भी है एंड रेप्रिमेंडेड द गवर्नमेंट सेवरल टाइम्स, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी समझती नहीं है। और यदि इतना ही ये सेंसिटिव ममता जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं क्योंकि मेरा समय का अभाव है। ममता जी, आरोप ये है कि क्या मुगलों के बहाने मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है? नूपुर जी, इस तरह से कोई भी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो हम ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मंशा नहीं रखते या उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते और सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये कांग्रेस की, मैंने आपसे पहले बोला था, सेलेक्टिव विजन वाली एक सोच है। वो सोच जो उसको सच्चाई से आवरण ढक के रखना चाहती है, सच्चाई समाज को बताना नहीं चाहती, उनके सामने आ ना जाए इसकी कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात, अभी आपकी डिबेट पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 1947 से पहले भारत ही नहीं था, मौर्य एम्पायर नहीं थे, कोई भी इनके हिसाब से भारत नाम की एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये क्या बोला जाए? मैडम, आप लोग संविधान में विश्वास रखते हैं? एक मिनट, शांति रखिए। हमारे साथ इतिहासकार सुधीर जी हैं। अगर आपके हिसाब से तो भारत का जो शब्द है वो हमें इंडिया अंग्रेजों ने दिया, उससे पहले का इतिहास हमारा कोई इतिहास ही नहीं था ना। हमें अभी इन्होंने मुझसे कहा कि हमने सोने की चिड़िया क्यों बोला, मैं बताती हूँ। सोने की चिड़िया इसलिए बोला कि पूर्व में हमारी जीडीपी विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी थी, हमारे पास गोल्ड का इतना भंडार था कि आज उसका हमारे पास अगर मात्र 90% भी बचा होता, अमेरिका हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता। हमें विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। और अभी जो एनसीईआरटी में चेंज आया ना, बस छोटा सा नूपुर जी का बात करके खत्म करती हूँ, उसमें ये भी ऐड किया गया है कि 45 ट्रिलियन डॉलर की भारत से कॉलोनियल यानी अंग्रेजों ने लूट की जी। वो लूट इतनी बड़ी लूट थी कि उसको अगर आज हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भारत था। तो सच्चाई को आने तो दीजिए। बिल्कुल, सच्चाई किसी से छिपा भी नहीं सकते हैं। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आशीष जी, आपका भी शुक्रिया। और सुधीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो इतिहास को संतुलित और संवेदनशील तरीके से पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि अतीत में गलतियां जो हुई, लेकिन उनसे सीखकर हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। सच को छिपाया नहीं जा सकता है, छिपाना भी नहीं चाहिए, और इसलिए यही शिक्षा का मूल मंत्र भी है। चलिए, फिलहाल के लिए सूर्य विशेष में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।